नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। मतलब एक एक शब्द, एक एक पन्ना सब हाथ से। जहां एक छोटे से विचार को भी फैलने में सदियां लग जाती थी। फिर आया प्रिंट यानी छपाई, और उसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे स्याही और धातु के बस कुछ टुकड़ों ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब छपाई का कोई वजूद ही नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ज्ञान एक खजाने की तरह था, बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में बंद। जरा सोच कर देखिए, अगर आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हाथ से लिखना पड़ता तो। यही तो हकीकत थी प्रिंटिंग से पहले की दुनिया की। हर एक किताब को तैयार करना वो किसी साधना से कम नहीं था, जिसमें महीनों, अरे कभी कभी तो सालों की मेहनत लगती थी। ज्ञान के इन दो युगों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी पांडुलिपि की दुनिया, मतलब हाथ से लिखी किताबें जो बहुत धीमी, नाजुक और बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाती थीं। और फिर दूसरी तरफ आया छपाई का युग, जो तेज था, टिकाऊ था और जिसने ज्ञान के दरवाजे लगभग हर किसी के लिए खोल दिए। लेकिन ये जो छपाई की कहानी है ना, ये यूरोप में शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें तो गुटेनबर्ग से सदियों पहले पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। चलिए इस सफर की असली शुरुआत देखते हैं। छपाई का सफर वाकई बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 594 ईस्वी में चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। इसमें लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर उकेरे जाते थे। फिर ये तकनीक 770 ईस्वी तक जापान पहुंची। और कमाल तो ये है कि 13वीं सदी तक कोरिया में ये तकनीक इतनी विकसित हो गई थी कि त्रिपिटक कोरियाना जैसा विशाल बौद्ध ग्रंथ 80,000 से ज्यादा वुड ब्लॉक्स की मदद से तैयार किया गया। सोचिए, 80,000। वैसे पूर्वी एशिया में छपाई को आगे बढ़ाने के पीछे 3 बड़ी वजह थी। एक तो बौद्ध धर्म का प्रचार, दूसरा एक बहुत बड़े सरकारी सिस्टम को चलाने की जरूरत, और तीसरा शहरों में एक नई संस्कृति का उभरना। और नतीजा ये हुआ कि पवित्र ग्रंथों से लेकर आम लोगों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानियों तक सब कुछ छप रहा था। और अब कहानी का रुख यूरोप की तरफ मुड़ता है, जहां एक आविष्कार ने जैसे एक धमाका कर दिया। एक ऐसा धमाका जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हुआ ये कि 1295 में जब मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया लेकर यूरोप लौटे, तो उन्होंने एक बीज बो दिया। धीरे धीरे लोगों में किताबों की भूख बढ़ने लगी, एक ऐसी भूख जिसे हाथ से लिखकर मिटाना नामुमकिन था। तो समझिए, एक क्रांति की चिंगारी सुलग चुकी थी। और यही एंट्री होती है योहान गुटेनबर्ग की। उन्होंने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने पहले से मौजूद तकनीकों को, जैसे जैतून पेरने वाली मशीन और धातु ढालने की कला, इनको मिलाया और बनाए चल सकने वाले धातु के अक्षर, यानी मूवेबल टाइप। तो बस लगभग 1448 में पहला प्रिंटिंग प्रेस तैयार था, और उनका सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था बाइबल की 180 कॉपियां छापना। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको जरा ऐसे समझिए। जहां एक लेखक हाथ से दिन भर में मुश्किल से कुछ पन्ने लिख पाता था, वहीं गुटेनबर्ग का प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। तो ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। इस नई तकनीक का असर तो चौंकाने वाला था। देखिए, 15वीं सदी के आखिर तक यूरोप में करीब 2 करोड़ छपी हुई किताबें थीं, और सिर्फ 1 सदी बाद 16वीं सदी तक ये संख्या 10 गुना बढ़कर 20 करोड़ हो गई। मतलब यूरोप सचमुच किताबों के एक सागर में डूब रहा था। जानकारी के इस विस्फोट ने धर्म, राजनीति और समाज पर बहुत गहरे और अक्सर उथल-पुथल भरे असर डाले। अब आइडियाज किसी जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। असल में छपाई की वजह से ही इतिहास की कुछ सबसे बड़ी घटनाएं हुई। 1517 में मार्टिन लूथर के विचार इतनी तेजी से फैले कि धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया। 1700 के दशक में वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों की बातें पहली बार आम जनता तक पहुंची, और 1789 में छपे हुए पर्चों और कार्टूनों ने फ्रांसीसी क्रांति की आग को और हवा दी। मार्टिन लूथर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छपाई ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, महानतम देन है। उन्हें लगता था कि छपाई चर्च की सत्ता को चुनौती देने के लिए भगवान का भेजा हुआ एक हथियार है। लेकिन इस बदलाव से हर कोई खुश नहीं था।
विद्वान इरास्मस जैसे कुछ लोगों को डर था कि ये जो विचारों का सैलाब आया है ना, ये फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। उन्होंने लिखा, किताबें तो भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं और इनका ज्यादातर हिस्सा विद्वता के लिए हानिकारक है। सत्ता में बैठे लोगों को डर था कि अब बागी और अधार्मिक विचार बिना किसी रोक टोक के फैलेंगे। अब ये क्रांति की लहर पहुंचती है भारत, जहां इस तकनीक ने एक बिल्कुल नए सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल में अपनी जड़ें जमाई। भारत में छपाई की शुरुआत हुई 16वीं सदी में, जब गोवा में पुर्तगाली मिशनरी अपने साथ पहला प्रेस लाए। शुरू में इसका इस्तेमाल तमिल और कोंकणी जैसी स्थानीय भाषाओं में धार्मिक किताबें छापने के लिए होता था। लेकिन असली मोड़ आया 1780 में जेम्स हिक्की के बंगाल गजेट के साथ। और फिर तो जल्द ही भारतीयों ने भी अपने प्रेस शुरू कर दिए और सार्वजनिक बहसों को एक नई दिशा दी। और पता है, छपाई ने पहली बार सार्वजनिक बहस के लिए एक खुला मंच तैयार किया। विधवा दाह जैसे मुद्दों पर अब खुली चर्चा होने लगी थी। एक तरफ संवाद कौमुदी जैसे अखबार थे जो सुधार की वकालत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ समाचार चंद्रिका जैसे अखबार परंपरा का बचाव कर रहे थे। मतलब अब सामाजिक रीति रिवाजों पर खुलेआम सवाल उठाए जा सकते थे। भारत में प्रिंट सिर्फ एक तकनीक नहीं रहा, ये बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया। इसने ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों को जाति प्रथा के खिलाफ लिखने का मंच दिया। रश सुंदरी देवी जैसी महिलाओं को पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में लिखने का मौका दिया। इसने राष्ट्रवाद की भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाया और सस्ती किताबों के जरिए ज्ञान को गरीबों की पहुंच में ला दिया। लेकिन विचारों का ये खुला बहाव सत्ता को हमेशा से खटकता रहा है, और इसलिए छपे हुए शब्दों की ताकत को कंट्रोल करने की कोशिशों का भी एक लंबा इतिहास है, जो हमें सीधे आज के डिजिटल युग से जोड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ये कानून अंग्रेजी सरकार ने खास तौर पर भारतीय भाषाओं के प्रेस की आवाज को दबाने के लिए बनाया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सत्ता हमेशा से एक आजाद प्रेस की ताकत को समझती भी है और उससे डरती भी है। महात्मा गांधी ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने 1922 में कहा था, स्वराज की लड़ाई असल में बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और संगठित होने की आज़ादी की लड़ाई है। और सच तो ये है कि छपाई की क्रांति कभी खत्म हुई ही नहीं, ये बस अपना रूप बदलती रही है। जो क्रांति कभी लकड़ी के टुकड़ों से शुरू हुई थी, वो आज हमारी स्क्रीन पर हर पल, हर सेकंड जारी है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंटरनेट तक आज हमारी उंगलियों पर सूचना का एक पूरा महासागर है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल आज भी वही है, क्या हम सब इसकी तेज धाराओं में सही तरीके से तैरना सीख पाए हैं?